हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डिको की तरफ से। आज मैं आप सभी के लेके आई हूँ न्यू टॉपिक। अभी तक हमारा चैप्टर चल रहा था। कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो उसका आगे का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। हम माइक्रोब्स के यूजेस हम देख रहे थे कि माइक्रोब्स का कहाँ कहाँ पे यूज है ना। तो माइक्रोब्स के यूजेस हमने कहाँ देख लिया कि भाई घर के हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर कहाँ यूज है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमने यूज देख लिया। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज सुएज ट्रीट। कैसे सुएज को ट्रीट किया जाता है, कैसे सुएज के अंदर जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो कम किया जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वो सुएज ट्रीटमेंट के अंदर सुएज होता क्या है? व्हाट इज सुएज? सुएज इज द वेस्ट ऑफ सुएज इज द वेस्ट ऑफ हाउस एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज और हाउस के वेस्ट को क्या बोला जाता है? दिस द सुएज। है ना, तो घरों का और इंडस्ट्रीज में से जो भी वेस्ट निकल रहा होता है उस वेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? सुएज। ठीक है, और ये सुएज जो होता है वो काफी हार्मफुल होता है बिकॉज इसके अंदर बहुत से अच्छे और बेकार बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। बहुत सा ऑर्गेनिक मैटर होता है, ह्यूमन कीटा होता है। तो ये जो सुएज होता है ये काफी हार्मफुल होता है। और हार्मफुल होने की वजह से अगर उसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा तो उससे पूरा पानी नदियों का, तालाब का खराब हो जाएगा। है ना, और नदियों का और तालाब का पानी खराब हो गया तो उसके वजह से क्या होगा हमें पता है कि उसमें रहने वाले सभी जीव जो होंगे वो मर सकते हैं। है ना, तो उससे सुएज को ट्रीट करना जरूरी है, उसको लेस हार्मफुल करना जरूरी है। तो सुएज ट्रीटमेंट ये है क्या? यानी कि सुएज जो होता है, जो कि घरों का और इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, दिस इज अ वेस्ट ऑफ हाउस एंड इंडस्ट्रीज। और ये जो सुएज होता है वो कैसा होता है? इट इज अ हार्मफुल, ये काफी हार्मफुल होता है। क्यों हार्मफुल होता है? बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ इट। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? है ना, सूरज के अंदर क्या क्या होते हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, और कुछ अच्छे माइक्रोब्स भी होते हैं। है ना, तो इनके कॉम्पोजिशन की वजह से ये सूरज जो होता है वो काफी बेकार होता है। तो डायरेक्टली इसलिए वाटर बॉडीज में इंसर्ट नहीं किया जाता है ना। तो वाटर बॉडीज में डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे तो उससे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे और साथ में पानी खराब हो जाएगा तो हमें भी बीमारियां हो सकती है ना। तो इसलिए सूरज को क्या किया जाता है? वो ट्रीट किया जाता है। और ट्रीट करना मतलब ये क्या होता है? वेज ट्रीटमेंट मतलब ये क्या होता है? यानी कि उसको लेस हार्मफुल करना, उसको लेस हार्मफुल करना कि जिससे जो रहने वाले जीव है वो भी ना मरे और साथ में हमें भी कोई वाटर कंटामिनेटेड डिसीज का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो व्हाट सुएज ट्रीटमेंट इज नथिंग बट इट इज टू मेक द लेस हार्मफुल। है ना, कि उसको लेस हार्मफुल करना। तो कैसे किया जाता है वो सुएज ट्रीटमेंट? तो सुएज ट्रीटमेंट को करने के लिए वो सबसे पहला तो क्या आता है हमारा, ये जो सुएज ट्रीटमेंट है तो दो स्टेप्स में किया जाता है। इज अकर इन द टू स्टेप्स। ठीक है, तो जो सुएज ट्रीटमेंट है उसको दो स्टेप में किया जाता है। सबसे पहला स्टेप तो कौन सा होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। है ना, और ये कहाँ करते हैं हम? सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर। तो जो सुएज ट्रीटमेंट होता है, और सुएज ट्रीटमेंट हमें पता है यानी कि सुएज को लेस हार्मफुल करना। तो सुएज ट्रीटमेंट किसके अंदर होता है? इट इज अकर इन द सुएज ट्रीटमेंट प्लांट। सुएज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर होता है ये। ठीक है, और ये सुएज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या होते हैं? बड़े बड़े टैंक होते हैं। ठीक है, ये जो प्लांट है ये किससे मिलके बना होता है? टैंक से मिलके बना होता है। इन टैंक्स के अंदर सुएज को ट्रीट किया जाता है, हार्मफुल किया जाता है। अब ये सुएज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर वो दो स्टेप से, दो स्टेजेस से इसको ट्रीट किया जाता है। पहला तो कौन सा होता है? प्राइमरी। पहला तो कौन सा होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट। और दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, अब देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या किया जाता है और फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, वन बाय वन करके इन दोनों स्टेजेस को देखते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा आ गया? वो प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर दो चीजें करते हैं, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। इसमें फिजिकल रिमूवल ऑफ द डेब्रीज, जो भी सूरज के अंदर फिजिकल वेस्ट होते हैं यानी कि जो भी प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको हटाया जाता है। ठीक है, तो फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल इज द प्राइमरी, इज द पार्ट ऑफ द प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? फिजिकल रिमूवल, फिजिकल रिमूवल ऑफ द सैंड पार्टिकल्स। ठीक है, सैंड पार्टिकल्स हो गए, और कौन हो गए? प्लास्टिक वेस्ट हो गए, ये सब। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं बड़े पार्टिकल को फिजिकली रिमूव करा किया जाता है किसके अंदर? प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर वो दो स्टेप्स आ जाते हैं, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन हमें नाम से क्लियर हो रहा है, जो भी सुएज होता है, जो भी वेस्ट होता है घर का और इंडस्ट्रीज का, जो सुएज होता है, सुएज को हम किससे पास करते हैं? सुएज को हम पास करते हैं फिल्ट्रेशन टैंक से।
ठीक है, किससे पास करा? फिल्ट्रेशन टैंक से पास करा। फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन हो जाएगा, है ना? तो फिल्ट्रेशन होने की वजह से क्या होगा? जो बड़े-बड़े पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएँगे और जो लिक्विड है और बाकी सारा वेस्ट जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है? तो फिल्ट्रेशन से क्या होगा? लार्ज पार्टिकल्स विल बी सेपरेटेड। ये क्या होंगे? लार्ज पार्टिकल्स जो होंगे वो सेपरेट हो जाएँगे। लार्ज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड। ठीक है? लार्ज पार्टिकल्स के अंदर कौन आ गए? जैसे प्लास्टिक बैग्स वगैरह ये सब ही है। ठीक है? तो फिल्ट्रेशन हुई और फिल्ट्रेशन होने की वजह से जो-जो बड़े पार्टिकल है वो अलग हो गए, लिक्विड जो है वो नीचे बैठ गया। ठीक है? फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? सेडिमेंटेशन। अब ये जो लिक्विड नीचे आया है, लिक्विड के अंदर अभी क्या है? सैंड है और बाकी अदर चीज़ें भी है अभी इसमें। ठीक है? सैंड है और माइक्रोब्स हैं, ये सब। ठीक है? तो सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है? वो सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में पता है कि जो भी अब नीचे फिल्ट्रेट आया है, उस फिल्ट्रेट को हम छोड़ देते हैं फॉर द फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए उसको ऐसे छोड़ दिया। ठीक है? तो कुछ घंटों के लिए उसको अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? जो भी उसमें सैंड पार्टिकल्स है, जो भी सेडिमेंट है, इट विल बी सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाएगा। क्लियर ना ये? तो सेडिमेंटेशन के अंदर क्या होगा? फिल्ट्रेशन के बाद जो भी फिल्ट्रेट आया है उसको कुछ आवर्स के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, सो दैट जो सेडिमेंट है वो सेटल डाउन हो जाए और ऊपर कौन आ जाए? लिक्विड ऊपर आ जाए। ठीक है? तो उसको कुछ टाइम के लिए अगर हमने छोड़ा तो क्या होगा? वो सेडिमेंट जो है वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और ऊपर कौन आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा हमारा ये लिक्विड। क्लियर है? अब यहाँ से प्रोसेस एक्चुअल शुरू हो जाता है। फिल्ट्रेशन इज़ द नॉर्मल थिंग। फिल्ट्रेशन में तो जस्ट क्या हुआ, बड़े-बड़े पार्टिकल अलग हो गए और फिल्ट्रेट नीचे आ गए। अब इस फिल्ट्रेट को हमने कुछ टाइम के लिए सेडिमेंट कर दिए, जिससे सॉइंड जिसके वजह से जो सॉइल पार्टिकल्स से या फिर बाकी की जो चीज़ें थी वो सेटल डाउन हो गई। ठीक है? अब जो नीचे की तरफ ये सेटल डाउन हुई है उसको तो क्या बोलते हैं? स्लज। इसको तो हम क्या बोलते हैं? स्लज। ठीक है? और ये जो ऊपर आया है इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी एफ्लुएंट। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एफ्लुएंट। अब ये वर्ड्स हमें याद रखने हैं। ठीक है? तो जब हमने सेडिमेंट करा तो सॉइल वगैरह, डेब्रिस वगैरह तो नीचे बैठ गई और ऊपर जो ये लिक्विड आया है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है? अब देखो प्राइमरी इफ्लुएंट के बाद से हमारा शुरू हो जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है? प्राइमरी इफ्लुएंट का हम इस्तेमाल करेंगे इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एग्जैक्टली होता क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर तो क्या हो रहा था? फिजिकल रिमूवल हो रहा था। जो भी प्लास्टिक पार्टिकल्स है, जो भी सॉइल पार्टिकल्स है, उसको हटाया गया था। फिजिकल रिमूवल किसके अंदर है? प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर अगर हम शुरू में देख लें, इसमें क्या होगा? वो जो माइक्रोब्स हैं, जो बैड माइक्रोब्स हैं, इसके नंबर को कम किया जाएगा, माइक्रोब्स को कम किया जाएगा। यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर किसका ट्रीटमेंट है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है? तो हमें याद रखना है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर किसका ट्रीटमेंट होता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। यानी कि जो भी फालतू के माइक्रोब्स वगैरह हैं, उनको खत्म किया जाता है, उनको कम किया जाता है इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है? तो प्राइमरी के अंदर फिजिकल ट्रीटमेंट है और सेकेंडरी के अंदर कौन है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जो भी माइक्रोब्स वगैरह इसमें कम किए जाएंगे, खत्म किए जाएंगे। ठीक है? अब देखो, तो जो भी प्राइमरी इफ्लुएंट आया था आफ्टर द सेडिमेंटेशन, प्राइमरी इफ्लुएंट को हम किससे पास करेंगे? इन द फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्या किया जाएगा? देखो, जो भी हमारा वो प्राइमरी इफ्लुएंट आया, ठीक है? तो ये हमने कौन मान लिया? इज द प्राइमरी इफ्लुएंट। अब ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया है, तो हम किसके अंदर पास कर देंगे? इट विल पास टू द फर्स्ट टैंक। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के पहला टैंक कौन सा हमारा? एरेशन टैंक। प्राइमरी इफ्लुएंट को कौन से टैंक में पास किया जाएगा? एरेशन टैंक के अंदर पास किया जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा कौन हो गया? एरेशन टैंक हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें ध्यान से सुनना है सूएज ट्रीटमेंट का। ठीक है? प्राइमरी ट्रीटमेंट तो नॉर्मल, अब सेकेंडरी के अंदर क्या हो रहा है? जो भी प्राइमरी इफ्लुएंट आया है उसको किस में ट्रांसफर कर दिया? इन द एरेशन टैंक। अब नाम से क्लियर हो रहा है, एरेशन टैंक के अंदर क्या होगा? कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन होगा गैस का। एरेशन टैंक के अंदर क्या है? तो लगातार के अंदर गैस को ट्रांसमिट किया जा रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसमिट किया जा रहा है ना? और इसी एरेशन टैंक के अंदर क्या हो रहा है? लगातार एजिटेशन हो रही है, लगातार मिक्सिंग की जा रही है, एयर को लगातार पंप किया जा रहा है। तो लगातार एयर को पंप किया जा रहा है, लगातार एजिटेशन हो रही है, उसके वजह से क्या हो रहा है? इस एरेशन टैंक के अंदर माइक्रोब्स ग्रो कर जाएंगे। ठीक है? इस एरेशन टैंक के अंदर क्या होगा? विगरस ग्रोथ होगी एरोबिक माइक्रोब्स, क्योंकि हम एयर दे रहे हैं और एयर देने की वजह से कौन से माइक्रोब्स ग्रो कर जाएंगे? एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो कर जाएंगे। ठीक है? अब देखो, इन एरोबिक माइक्रोब्स को क्या बोला जाता है? फ्लॉक। एरोबिक माइक्रोब्स को क्या बोला जाता है? फ्लॉक। तो फ्लॉक क्या है? इट इज अ मैश लाइक स्ट्रक्चर। ये जाल की तरह स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ मैश लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई।
ठीक है, तो हमने एरेशन टैंक के अंदर लगातार गैस को पास किया, लगातार उसको मिक्स किया, तो उस प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर क्या ग्रो हो गए? मैश लाइक स्ट्रक्चर, जाल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, तो बैक्टीरिया फंजाई का मैश लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कौन आ गए यहाँ पर? अब ये फ्लॉक आ गए। फ्लॉक कौन है? हमें पता है, इट इज अ बैक्टीरिया एंड फंगस। अब जैसे ही एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो हो गए, जैसे ही ये फ्लॉक ग्रो हो गए, तो ये फ्लॉक क्या करेगा? उसको खाना चाहिए, है ना? तो फॉर गेटिंग द फूड इट विल स्टार्ट ईटिंग द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द प्राइमरी इफ्लुएंट। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जो फ्लॉक है, फॉर गेटिंग द नरिशमेंट किसको फीड करने लगेगा? इट विल स्टार्ट फीड द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है, तो ये किसको कंज्यूम करने लगेंगे? ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द प्राइमरी इफ्लुएंट। तो इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको ये फीड करने लगेंगे, उसको खाने लगेंगे फॉर गेटिंग द नरिशमेंट। ठीक है, अब देखो, और जब ये ऑर्गेनिक मैटर को फीड करेंगे तो उनको फीड करने के लिए साथ में क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए, है ना? तो ये जो हमारे कौन है, ये जो फ्लॉक है, ये फ्लॉक किसको फीड कर रहे हैं? दे आर फीड द ऑर्गेनिक मैटर। फ्लॉक फीड द ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को ये फीड कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक मैटर को फीड करने के लिए, उनको गेट करने, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए उनको साथ में और क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर जो है प्राइमरी इफ्लुएंट का वेस्ट है। ये अभी ऑर्गेनिक मैटर खत्म हुआ या फिर नहीं हुआ, एग्जैक्टली कितना अमाउंट है, वो हमें किससे पता लगेगा? ऑक्सीजन से पता लगेगा, ऑक्सीजन की डिमांड से पता लगेगा। ठीक है, इफ ऑक्सीजन डिमांड, इसमें हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया बीच में? बीओडी का। ना, बीओडी इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या देखने को पता लग रहा है कि भाई ऑक्सीजन की डिमांड जो शुरुआत में वो ज्यादा है, अभी भी ऑक्सीजन की डिमांड हो जा रही है। अगर ऑक्सीजन की डिमांड अगर ज्यादा है तो यानी कि ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा है, तभी उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बनी हुई है ना। तो अगर बीओडी यानी कि ऑक्सीजन डिमांड अगर क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, अगर बीओडी क्या है? वो ज्यादा है, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड अगर ज्यादा है, तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक मैटर है प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर, जो एरेशन टैंक के अंदर, वो ऑर्गेनिक मैटर भी क्या है? ज्यादा है। और टाइम के साथ साथ जैसे ही ऑक्सीजन की डिमांड कम होती चली गई, जैसे बीओडी की अमाउंट कम होती चली गई, तो उस समय क्या पता लगेगा कि भाई ऑर्गेनिक मैटर भी क्या हो गया? कम हो गया, यानी कि वेस्ट अब कम होता आ रहा है ना? तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर मेनली माइक्रोब्स को ट्रीट किया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर को ट्रीट किया जाता है कि ऑर्गेनिक मैटर का लेवल जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही बीओडी का लेवल आगे आने वाले थोड़ी देर बाद जैसे बीओडी का लेवल कम होता चला जाएगा, तो उस समय क्या पता लगेगा कि प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी क्या हो गया? कम हो गया। और अगर ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया, तो यानी कि इसका जो वेस्ट है वो कम होता जा रहा है ना। कि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है या फिर कम है, वो हमें किससे पता लगेगा? बाय द बीओडी, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड अगर ज्यादा बनी हुई है अभी भी, तो इट मीन व्हाट? ऑर्गेनिक मैटर है अभी। और अगर बीओडी की डिमांड कम हो गई है, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई है, तो यानी कि ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया है। ठीक है, तो जैसे भी बीओडी की अमाउंट वो कम हो जाती है, और ये डिमांड करता कौन है? फ्लॉक करता है। और फ्लॉक क्या है? इट इज अ मैश लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंगस। क्लियर नहीं आता कि ये तो शुरुआत में क्या हुआ था? वो हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट है, उसको हमने एरेशन टैंक में डाला, लगातार हम गैस दे रहे हैं, लगातार हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, लगातार एजिटेशन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या ग्रो हो गया? फ्लॉक ग्रो हो गया, फंगस और बैक्टीरिया का मैश लाइक स्ट्रक्चर आ गया। अभी किसको फीड कर रहे थे? ऑर्गेनिक मैटर को। उसको फीड करने के लिए उनको क्या चाहिए? साथ में ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन की डिमांड अगर शुरुआत में ज्यादा है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई, तो यानी कि ऑर्गेनिक मैटर भी कम हो गया है। ठीक है ना? अब देखो उसके बाद क्या होगा? फिर जैसे ही बीओडी की डिमांड कम हो जाती है, एज द बीओडी इज रिड्यूस, एज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज रिड्यूस, तो देन क्या किया जाता है? यानी कि ऑर्गेनिक मैटर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया, तो देन उसको किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है? सेटलिंग टैंक के। उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इफ्लुएंट। तो पहले तो शुरुआत में कौन आया था हमारा? ये सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर कौन था हमारा? प्राइमरी इफ्लुएंट था। प्राइमरी इफ्लुएंट था, फिर इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हमने किस में ट्रांसफर कर दिया था? एरेशन टैंक के अंदर। फिर बीओडी की डिमांड जैसे कम हो गई, तो ये कौन बन गया हमारा? ये सेकेंडरी इफ्लुएंट बन गया। दिस इज अ सेकेंडरी इफ्लुएंट। ठीक है, अभी सेकेंडरी इफ्लुएंट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर घट चुका है, ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया क्योंकि बीओडी की डिमांड कम हो गई है। ठीक है, फिर सेकेंडरी इफ्लुएंट को किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है? ट्रांसफर टू द नेक्स्ट टैंक विच इज द सेटलिंग टैंक। ठीक है, अब उसको किस में टैंक, कौन से टैंक में पास कर दिया जाएगा? सेटलिंग टैंक के अंदर पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं थर्ड टैंक है। पहला कौन सा था हमारा? सेडिमेंटेशन टैंक, फिर एरेशन टैंक, अब थर्ड कौन सा आ गया? सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक से भी नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे भी चीजें क्या हो जाएगी? सेटल डाउन हो जाएगी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ डिपोजिट हो जाएगी, है ना? तो देखो क्या होगा,
तो जैसे वो सेकेंडरी इफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक के अंदर भेजा जाएगा, तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर भी क्या हो गया, ऐसे ही लेफ्ट कर दिया, ऐसे ही उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। तो अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद क्या होगा, फिर नीचे बॉटम में चीजें डिपॉजिट हो जाएगी और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर फ्लूइड आ जाएगा। ठीक है, तो सेटलिंग टैंक के अंदर जो नीचे ये चीजें डिपॉजिट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। वो क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, तो जब सेकेंडरी फ्लुएंट को हमने किससे भेजा, फ्रॉम द एरेशन टैंक इनटू द सेटलिंग टैंक, तब जो नीचे जाके चीजें वो डिपॉजिट होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। और ऊपर ये जो आ गया वो हमारा कौन आ गया, ऑलमोस्ट ये क्लियर वाटर, यानी कि लेस हार्मफुल वाटर आ गया है ये, लेस हार्मफुल वाटर आ गया है ये। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अब ये जो नीचे चीजें सेटल डाउन हो गई, यानी कि सेटलिंग टैंक के अंदर जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। अब इसको एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोला जाता है, बिकॉज इस एक्टिवेटेड स्लज के अंदर कौन है, हमारे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, क्योंकि हमें पता है फ्लॉक वगैरह डेवलप हो गए थे इन द एरेशन टैंक। अब उसी को हमने फिर आगे ट्रांसफर कर दिया था ना, तो सेटलिंग टैंक के अंदर जो नीचे डिपॉजिट हुआ है वो कौन है, हमारे एक्टिवेटेड स्लज है, क्योंकि इसमें कौन आ रहे हैं, हमारे एरोबिक माइक्रोब्स आ रहे हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द एरोबिक माइक्रोब। और एरोबिक माइक्रोब्स हमें पता है क्या होते हैं, दीज आर द एश लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्लियर ना, ये एक्टिवेटेड स्लज नीचे बैठ गया और ऊपर जो आगे वो ऑलमोस्ट क्या है, क्लियर वाटर है, लेस वाटर, लेस हार्मफुल वाटर, एंड देन उसको फिर किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रिवर्स के अंदर, पोन्स के अंदर। ठीक है ना, अब देखो फिर ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसके अंदर क्या, वो लिविंग जिंदा एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को ऐसे वेस्ट नहीं छोड़ा जाएगा, वो फर्दर यूज किया जाएगा, इट इज फर्दर यूज। हाँ, तो एक्टिवेटेड स्लज का जो स्मॉल अमाउंट है, इसका जो स्मॉल पोर्शन है, उसको वापस कौन से टैंक में भेज दिया जाएगा, एरेशन टैंक के अंदर। वापस उसको एरेशन टैंक के अंदर भेज दिया जाएगा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लज इज ट्रांसफर टू द बैक टू द एरेशन टैंक, ताकि फर्दर वहां पे फ्लॉक आए और फ्लॉक क्या करे, बीओडी की डिमांड को बताए कि बीओडी ज्यादा है या फिर कम है। ठीक है, और कुछ एक्टिवेटेड स्लज को कहाँ भेज दिया जाएगा, फॉर मेकिंग द मेन्योर एंड ऑल। ठीक है, और कुछ एक्टिवेटेड स्लज को कहाँ भेज दिया जाएगा, मेन्योर ये सब बनाने के लिए। ये नहीं, तो दिस इज ऑल अबाउट द सुएज ट्रीटमेंट, कैसे सुएज को ट्रीट किया जाता है, कैसे सुएज को लेस हार्मफुल किया जाता है। ठीक है, तो एक बार इसका पूरा एंटायर हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले हमारा कौन है, वो रो सुएज आया, यानी कि घरों से जो भी सुएज निकल रहा है, इंडस्ट्री से जो भी सुएज निकल रहा है, जो कैसा होता है, काफी हार्मफुल होता है। ये सुएज तो कैसे है, काफी ज्यादा हार्मफुल। अब इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत है, बहुत सारे माइक्रोब्स है, बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट अभी है। फिर सुएज के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे थे। सबसे हम पहले हम क्या कर रहे थे, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले क्या हो रहा था, फिल्ट्रेशन, है ना, उसको पहले उसको फिल्टर किया गया, छाना गया, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े वेस्ट थे वो तो ऊपर ही रह गए, और नीचे कौन आ गया, फिल्ट्रेट आ गया। फिर कौन आ गया, फिल्ट्रेट आ गया। ठीक है ना, फिर इस फिल्ट्रेट जो आया, इस फिल्ट्रेट को हमने किससे पास कर दिया था, टू द सेडिमेंट्री टैंक, है ना, और सेडिमेंट्री टैंक के अंदर क्या हो गया, तो उसको कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, जिससे जो सॉलिड वेस्ट था वो तो नीचे डिपोजिट हो गया, फ्लूइड ऊपर रह गया, है ना। तो यहाँ पर ये जो फ्लूइड ऊपर रह गया उसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ प्राइमरी इफ्लुएंट। तो क्या बोलते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट। और जो नीचे बैठ गया वो तो कौन, हमारा स्लज है, वो हमारा लिए ना ये। इस प्राइमरी इफ्लुएंट को फिर कहाँ पे भेजा जा रहा था, फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। फिर प्राइमरी इफ्लुएंट को हमने भेज दिया किसमें, एरेशन टैंक के अंदर, है ना, एरेशन टैंक के अंदर भेज दिया था। फिर एरेशन टैंक के अंदर क्या था, लगातार गैस को पास किया जा रहा था, लगातार एजिटेशन लगातार मिक्स किया जा रहा था, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या डेवलप हो गया था, फ्लॉक डेवलप हो गया था। ब्लॉक क्या था, दैट आर द मैश लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई का मैश लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे डेवलप हो गए थे। ये फिर मैश लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लॉक है वो किसको फीड कर रहे थे, दे फीड द, किसको फीड कर रहे थे, दे फीड द ऑर्गेनिक मैटर, है ना, किसको फीड कर रहे थे, ये ऑर्गेनिक मैटर को फीड कर रहे थे ये। ठीक है, फिर ये ऑर्गेनिक मैटर को फीड कर रहे हैं बाय यूजिंग द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर डिमांड ज्यादा है, बीओडी अगर ज्यादा है, तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इससे, बीओडी अगर ज्यादा है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, इट मीन ऑर्गेनिक मैटर अभी एरेशन टैंक के अंदर ज्यादा है। ठीक है, फिर जैसे बीओडी का डिमांड जो होता है वो कम हो जाता है, जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, तो इट मीन ऑर्गेनिक मैटर भी कम हो गया है। ठीक है, फिर जैसे बीओडी घट गया, जैसे बीओडी कम हो गया, उसको वापस फिर हमने किससे भेज दिया, सेटलिंग टैंक के अंदर, देन इट इज ट्रांसफर टू द सेटलिंग टैंक।
सेटलिंग टैंक के अंदर भेज दिया गया। सेटलिंग टैंक के अंदर भेजने में क्या होगा, कुछ टाइम के लिए उसको दोबारा छोड़ दिया। नीचे जो बन जाएगा उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। और ऊपर जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इन्फ्लुएंट, जो कि क्या है, लेस हार्मफुल है। इसके अंदर जो भी फालतू के वेस्ट वगैरह है वो काफी हद तक कम हो गए हैं। ठीक है, फिर सेकेंडरी इफ्लुएंट का हम इस्तेमाल कर लेंगे फॉर द यूज ऑफ द वाटर। ठीक है, अब इस पानी को हम क्या कर सकते हैं, दिस वाटर कैन बी पोर इनटू द रिवर्स और द पोन्स, बिकॉज अब ये लेस हार्मफुल हो गया है ना। वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमने क्या देखा था, ये जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज उसको वापस किसमें भेज दिया जाएगा, एरेशन टैंक के अंदर, और बैक टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्लरी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सुएज ट्रीटमेंट। होप सो आपको समझ में आया होगा कि दो स्टेप्स से, दो स्टेजेस से सुएज को ट्रीट किया जाता है, पहले प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर जस्ट फिजिकल रिमूवल हुआ है वेस्ट का, और सेकेंडरी के अंदर हमने माइक्रोब्स के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर को कम किया है। ठीक है, और इन्हीं दोनों स्टेप की वजह से हमारा जो सुएज होता है वो लेस हार्मफुल हो जाता है, ट्रीट हो जाता है, सो दैट इट कैन बी पोर्ड इनटू द वाटर बॉडी। ये ना, ये तो दिस इज ऑल अबाउट द सुएज ट्रीट। है ना, तो क्या देखा जाता है, वो आज धीरे धीरे क्या हो रही है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो यानी कि उसके जैसे क्या हो रहा है, वेस्ट भी, सुएज भी जो है वो बढ़ रहा है। पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से जो सुएज है वो भी क्या है, ज्यादा होता जा रहा है। पर लेकिन सुएज प्लांट जो है, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, तो जो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट है वो उतने ज्यादा नहीं है अभी भी। ठीक है, वो तो उतना ही है, पर लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वेस्ट बढ़ता जा रहा है, सुएज बढ़ता जा रहा है, उसको ट्रीट करने के लिए उतने प्लांट्स है नहीं, है ना, उतने ट्रीट करने के लिए प्लांट्स है नहीं, तो जनरली क्या हो जाता है, हम डायरेक्टली उसको किस में पोर कर देते हैं, रिवर्स के अंदर और पॉन्ड्स के अंदर उसको हम पोर कर देते हैं, सीधा हमने उसको फिर नदियों में डाल दिया और पॉन्ड्स में डाल दिया, क्योंकि इतने प्लांट है नहीं उसको ट्रीट करने के लिए, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमारी नदियाँ जो है वो पोल्यूटेड हो रही है, कंटामिनेटेड हो रही है। हाँ, तो इसी चीज के लिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या लिया, इसके लिए एक एक्शन लिया। क्या बनाया गया, हमें पता है, वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, कि गंगा और यमुना को तो साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये हमारी होली रिवर भी है, और साथ में इसी वाटर को हम ड्रिंक करते हैं, है ना। तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान किया गया टू सेव द मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम द pollution। ये नहीं, तो इस प्लान के अंदर मेनली है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाए, ताकि इन नदियों को साफ रखा जाए। ये नहीं है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सुवेज ट्रीटमेंट। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद वो सेकंड यूज जो आ गया हमारा, माइक्रोब्स का प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, इन्हीं से क्वेश्चन तो जरूर आते ही आते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो कौन सा था आपका, ये जो अभी सुवेज ट्रीटमेंट देखा उससे बड़ा क्वेश्चन बनता है, और साथ में अभी ये बायोगैस प्रोडक्शन का। ठीक है, तो माइक्रोब्स का यूज कहाँ पर है, बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर भी है। तो व्हाट इज अ बायोगैस, बायोगैस क्या होता है, तो बायोगैस इज द, कहीं ना कहीं नाम से, बायो मतलब क्या होता है, लिविंग, है ना, और गैस मतलब तो हमें पता ही है, तो यानी कि यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से गैस प्रोड्यूस हो रही है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, बायोगैस, है ना। बायोगैस की अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ मीथेन। बायोगैस एक सिंगल गैस नहीं है, ये मिक्सचर है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी मोर। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है। ठीक है, इट इज लार्ज अमाउंट में हमारी कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है, और बाकी थोड़ा बहुत कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब। ठीक है, तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस, ये फ्यूल गैस है। और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का ये पार्ट है, क्योंकि इस गैस को हम बार बार बना सकते हैं, अगेन एंड अगेन हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का पार्ट हो गया ये। कैसे बनाया जाता है इस बायोमास को, बायोगैस को, देखो बायोगैस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट और एनिमल्स के वेस्ट की हमें जरूरत होती है, और वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, बायोमास। वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड एज अ बायोमास। तो बायोमास से ही बायोगैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो प्लांट के वेस्ट और एनिमल्स से हम बायोगैस बना रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट के वेस्ट से ही बायोगैस बनती है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये बायोगैस बहुत ही अच्छी चीज हो गई, बिकॉज हमने यहाँ पर वेस्ट का इस्तेमाल करके गैस का प्रोडक्शन करा है, और बायोगैस के बहुत ज्यादा यूजेस हैं। ठीक है, तो बायोगैस को कैसे बनाया जाता है, बाय यूजिंग द वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट को क्या बोलते हैं, बायोमास, और उसको अगर हमने एनएरोबिक कंडीशन में रख दिया,
ऑक्सीजन फ्री कंडीशन में रख दिया, इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बायोगैस, है ना। बायोगैस में पता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनली मीथेन गैस, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन। ठीक है। अब इस बायोगैस को बनाने के लिए भी माइक्रोब का कौन सा माइक्रोब चाहिए होता है? बायोमास तो हमें चाहिए, वेस्ट ऑफ प्लांट और एनिमल तो चाहिए। इन पर ट्रीट करने के लिए कौन से माइक्रोब चाहिए होते हैं? विच इज द मिथेनोजेंस। ठीक है। इन पर ट्रीट करने के लिए कौन से चाहिए होते हैं हमें? मिथेनोजेंस। अब ये जो मिथेनोजेंस होते हैं दे आर, नाम से क्लियर हो रहा है, हमने ये 11th क्लास में पढ़ भी चुके हैं हम ये। मिथेनोजेंस कौन होते हैं? दे आर द मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द रूमिनेंट, है ना। तो जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कौन होता है? रूमेन होता है। उस रूमेन के अंदर कौन होते हैं? मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। और ये मिथेनोजेंस क्या होता है? उनके डंग के थ्रू, उनके फीकल मैटर के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ठीक है। ये ना, ये तो मिथेनोजेंस फाउंड इन द स्टमक और द रूमेन ऑफ द कैटल्स और द रूमिनेंट। तो ये हमारी, ये कौन हो गए? रूमिनेंट हो गए, काऊ हो गई, ग्रास ईटिंग एनिमल है ये। तो ग्रास ईटिंग एनिमल के अंदर क्या होता है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में कौन होता है? रूमेन होता है। कौन होता है? रूमेन। जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं है। रूमेन के अंदर कौन भरे होते हैं? मिथेनोजेंस। रूमेन कंसिस्टिंग ऑफ मिथेनोजेंस। ठीक है, मिथेनोजेंस भरे होते हैं। ठीक है। और ये मिथेनोजेंस क्या होते हैं? काउ डंग के थ्रू, यानी गोबर के साथ साथ ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये जो मिथेनोजेंस होते हैं दे आर कम आउट इन द काउ डंग। ठीक है। तो काउ डंग के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं? मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसलिए काउ डंग का इस्तेमाल किया जाता है। काउ डंग को हमें पता है क्या बोलते हैं? गोबर हम इसको बोलते हैं। तो इसलिए काउ डंग को इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग द बायोगैस। इसके क्यों इस्तेमाल करते हैं काउ डंग को? क्योंकि काउ डंग के अंदर कौन से बैक्टीरिया होते हैं? मिथेनोजेंस होते हैं, which are responsible for making the main ingredient of the biogas, which is the methane। ठीक है। और काउ डंग का ही इस्तेमाल किया जाता है बायोगैस को बनाने के लिए, इस गोबर गैस से बोला जाता है। ठीक है। क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट हमारा कौन होता है? काउ डंग ही होता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ। अब देखो कैसे किया जाता है, हाउ बायोगैस प्रोडक्शन अकर। अब बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बायोगैस प्लांट चाहिए होता है। रिक्वायर द बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट को कहाँ बनाया जाएगा फिर? हमें पता है बायोगैस के लिए मेन हमें क्या चाहिए होता है? काउ डंग चाहिए होता है। और काउ डंग प्लांट और एनिमल वेस्ट हो गया और काउ डंग हो गया, तो ये सब कहाँ मिलेगा? इन द रूरल एरिया। तो ये कहाँ मिलेगा? फाउंड इन द रूरल एरिया, गाँवों के में अंदर मिलेगा। तो ये जो बायोगैस प्लांट होते हैं वो कहाँ होते हैं? गाँव के अंदर होते हैं, रूरल एरिया के अंदर होते हैं, क्योंकि वहीं पर ही ये सब वेस्ट मिलना ज़्यादा अमाउंट में पॉसिबल है। ठीक है। अब देखो इस बायोगैस को प्लांट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये जो पूरा का पूरा बायोगैस प्लांट जो होता है वो कहाँ पर होता है? जमीन के अंदर होता है। इसका आधा पार्ट तो जमीन के अंदर ही, ताकि कौन सी कंडीशन हो सके? एनएरोबिक कंडीशन हो सके, ऑक्सीजन फ्री कंडीशन हमें मिल सके। तो इस बायोगैस प्लांट के अंदर कितने टैंक होते हैं? मेन 3 टैंक होते हैं। ठीक है। अब देखो शुरुआत में कौन सा टैंक आ गया यहाँ पर? ये आ गया मिक्सिंग टैंक। सबसे पहला ये जो बॉक्स दिख रहा है हमें, सबसे पहला तो कौन आ गया? मिक्सिंग टैंक। ठीक है। इसके बाद ये जो बड़ा सा आ जाता है, यहीं पर ही मेन बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। तो सेकंड में कौन आ जाता है? डाइजेस्टर। सेकंड में कौन आ जाता है? डाइजेस्टर। और थर्ड पे हमारा ये कौन सा आ जाता है? ठीक है। थर्ड हमारा ये यहाँ पे इफ्लुएंट वगैरह इकट्ठा हो जाएगा, उसके ऊपर आ गया हमारा गैस टैंक। गैस टैंक के अंदर ही गैस जाके इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है। फिर गैस आउटलेट, यहाँ से गैस निकलेगी। तो ये सब कौन हो गए? बायोगैस प्लांट के पार्ट्स हो गए। तो सबसे पहले कौन होता है? मिक्सिंग टैंक, जहाँ पे काउ डंग को और वाटर को मिक्स किया जाता है। ठीक है। मिक्सिंग टैंक के अंदर हम क्या करते हैं? काउ डंग और वाटर को मिक्स करते हैं। मिक्स ऑफ काउ डंग एंड वाटर। पानी और गोबर को मिक्स करा, और उसको मिक्स करने की वजह से क्या बनता है? स्लरी बन जाती है। ठीक है। फिर डाइजेस्टर के अंदर ही वो मेन क्या होगा? मिथेनोजेंस का एक्शन होगा। मिथेनोजेंस अपना एनएरोबिक कंडीशन वाला प्रोसेस शो करेंगे, और कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? फिर यहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस हो जाएगी। बायोगैस कहाँ पे जाके इकट्ठी हो जाएगी? इन द गैस होल्डर टैंक के अंदर। ठीक है। फिर बाकी जो भी बचा हुआ रह जाएगा वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। दैट इज यूज्ड एज अ मैन्योर, खाद की तरह हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जो भी यहाँ पे बची हुई चीजें रह जाती है। ये नहीं, तो एक बार इसकी वर्किंग देखते हैं कि हाउ बायोगैस प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द बायोगैस। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा वो ये जो बायोगैस है, बायोगैस प्लांट है, इसके अंदर
3 टैंक है। सबसे पहले तो कौन आ गया हमारा? मिक्सिंग टैंक आ गया। फिर मिक्सिंग टैंक के बाद कौन आ जाएगा? बड़ा सा ये डाइजेस्टर टैंक आ गया। फिर डाइजेस्टर टैंक के साथ में कौन आ गया? यहाँ पे एफ्लुएंट टैंक आ गया। ठीक है, और इसके ऊपर कौन आ गया हमारा? ये गैस होल्डर टैंक। ठीक है, इसके ऊपर ही कौन आ गया फिर हमारा? ये गैस होल्डर टैंक। और यहाँ से क्या होगी फिर? गैस जो है वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला ये जो है इसको क्या बोलते हैं? मिक्सिंग टैंक हम इसको बोलते हैं। दिस इज अ मिक्सिंग टैंक। ठीक है, तो मिक्सिंग टैंक के अंदर हमें पता है क्या होता है। मिक्सिंग टैंक के अंदर क्या होगा? मिक्स ऑफ द काउ डंग एंड वाटर। तो यहाँ पे जो भी गोबर होगा, जो भी वेस्ट होगा, उस सबको हम यहाँ पे डाल दिया जाता है। जो भी वेस्ट है प्लांट का, एनिमल का, काउ डंग, सब इसको यहाँ पे डाल दिया और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर दिया। तो मिक्सिंग टैंक के अंदर क्या होता है? काउ डंग मेनली और वाटर को मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो मिक्सिंग टैंक के अंदर क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ काउ डंग एंड वाटर। तो काउ डंग और वाटर को मिक्स किया जाएगा और पानी और काउ डंग को मिक्स करने की वजह से क्या बन जाएगी? स्लरी बन जाएगी। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्लरी। ठीक है, स्लरी बन गई यहाँ पर। फिर स्लरी को किस में, फिर ये स्लरी किसके अंदर आ जाएगी? बड़े लार्ज टैंक के अंदर, विच इज अ डाइजेस्टर, जो कहाँ होता है जनरली? जमीन के अंदर को होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकंड कौन आ गया हमारा? डाइजेस्टर। ठीक है, तो डाइजेस्टर के अंदर आ गई स्लरी। ठीक है, तो मिक्सिंग टैंक से जो भी ये चीजें है, जो भी वेस्ट वगैरह है, वो किस में चली जाएगी? इट विल गो इनटू द डाइजेस्टर टैंक। तो ये डाइजेस्टर टैंक के अंदर चली गई। डाइजेस्टर टैंक कहाँ पर है? जमीन के अंदर को है। वहाँ पे क्या है? एनएरोबिक कंडीशन है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है। तो डाइजेस्टर टैंक के अंदर क्या होता है? नो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होती है। कैसी कंडीशन होती है? यानी कि एनएरोबिक कंडीशन होती है। देयर इज अ एनएरोबिक कंडीशन। और अगर एनएरोबिक कंडीशन है यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, फर्मेंटेशन होगा। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में पता है क्या होता है? तो भी हमारे ये मिथेनोजेंस होंगे, क्योंकि इस काउ डंग के अंदर कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट है? मिथेनोजेंस। ये मिथेनोजेंस क्या करेंगे? स्टार्ट डू द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे ये। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ही क्या होगा? इट विल कॉज द प्रोडक्शन ऑफ द गैसेस। ठीक है, तो उसके वजह से वो गैसेस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो डाइजेस्टर के अंदर क्या होगा? डाइजेस्टर के अंदर क्या है? नो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन ना होने की वजह से क्या होगा? वहां पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। इट विल द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से ये जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है, ये जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया क्या करेंगे? इट विल प्रोड्यूसेस द एनारोबिक कंडीशन के अंदर मिथेनोजन बैक्टीरिया जो है वो क्या करेंगे? बायोगैस प्रोड्यूस कर, है ना? कौन कौन सी गैस? यानी कि CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्फा डाइऑक्साइड, ये। ठीक है, तो डाइजेस्टर के अंदर ही मेनली मिथेनोजेंस के वजह से एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ और ये गैसेस बनना शुरू हो गई। कौन कौन सी हमें पता है? मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब। ठीक है, फिर ये जो भी गैस यहाँ पर डाइजेस्टर के अंदर बनी है बिकॉज ऑफ अ मिथेनोजेंस, वो कहाँ स्टोर हो जाएगी? इट विल स्टोर इन द गैस टैंक। है ना? हमें पता है ये कौन है? गैस टैंक है। गैस टैंक के अंदर ये जाकर स्टोर हो जाएगी। यहीं से भी ये गैस टैंक से ये क्या होगा? फिर ये गैस आगे की ओर जाएगी और देन इस गैस का हम पाइप के थ्रू क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। ये ना ये, अब देखो फिर क्या होगा? जो भी वो वेस्ट रह गए यहाँ पर, ठीक है, तो डाइजेस्टर के अंदर जब भी गैस वगैरह प्रोड्यूस हुई, वो प्रोड्यूस हो गई जितनी प्रोड्यूस होनी, तो उसके बाद जो भी वेस्ट रह गए आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ गैस, उस वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? इफ्लुएंट। वेस्ट को क्या बोलते हैं? इफ्लुएंट। ये इफ्लुएंट किसके अंदर चला जाएगा? इफ्लुएंट टैंक के अंदर। है ना? तो जो भी बचा हुआ वेस्ट है वो किस में चला जाएगा? इफ्लुएंट टैंक के अंदर चला जाएगा। इट विल गो इनटू द इफ्लुएंट टैंक। और इफ्लुएंट टैंक के अंदर जो भी वेस्ट चला गया, हम उसका इस्तेमाल करते हैं एज अ मैन्योर, खाद के रूप में। ठीक है, तो जो भी वेस्ट है ऑफ डाइजेस्टर इज यूज्ड एज अ मैन्योर। ठीक है, जिससे हम सॉइल वगैरह को अच्छा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोगैस प्रोडक्शन, के कैसे बायोगैस को प्रोड्यूस किया। सबसे पहले मिक्सिंग टैंक के अंदर काउ डंग को, वेस्ट वगैरह को पानी के साथ मिक्स करा, स्लरी बनी। फिर ये स्लरी कहाँ चली गई? डाइजेस्टर के अंदर चली गई, जहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन के अंदर मिथेनोजेंस ने अपने नंबर को इंक्रीज करा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करी।
और एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने की वजह से क्या हुआ, ये बायोगैस प्रोड्यूस हुई ऑफ दीज गैसेस। ये गैस कहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है, इन द गैस टैंक के अंदर, और फ्रॉम दिस पाइप इट विल बी कम आउट। और जो भी वेस्ट होगा डाइजेस्टर का आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द गैस, वो किस में चला जाएगा, एफ्लुएंट टैंक के अंदर। और ये एफ्लुएंट टैंक के अंदर जो भी वेस्ट गए हैं तो इस्तेमाल करते हैं एज अ मेन्योर और खाद के रूप। ठीक है, तो एफ्लुएंट टैंक के अंदर जो भी वेस्ट होगा उसको हम कैसे यूज करते हैं, एज अ मेन्योर। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, बिकॉज इसमें प्लांट और एनिमल के वेस्ट से कुछ एक अच्छी चीज बना रहे हैं। तो इट प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये नहीं तो एडवांटेज क्या है बायोगैस के, तो बायोगैस जो एक अच्छा एक्सीलेंट फ्यूल है। और हमें पता है कोई भी फ्यूल एक्सीलेंट कब होता है, जब वो सबसे पहले तो अपने एनवायरनमेंट को हार्श ना करे, एनवायरनमेंट को खराब ना करे, है ना। हमें पता है बायोगैस की वजह से कोई एनवायरनमेंट में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड नहीं हो रहा है, दैट्स एक एक्सीलेंट फ्यूल है ये, है ना। उसको बर्न करने से कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती, कोई धुआं प्रोड्यूस नहीं होता है, कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है ये बाद में। और हीटिंग कैपेसिटी क्या होती है, हाई होती है। और कोई स्लरी नहीं बचती आफ्टर द, स्लरी भी इवन यूज की जाती है, जो भी रह जाती है उस स्लरी का हम इस्तेमाल करते हैं एज अ मैन्योर, है ना। ये तो हमारा जो बायोगैस है ये बहुत ही एक्सीलेंट फ्यूल है, बिकॉज इसके वजह से क्या नहीं हुआ है, पोल्यूशन नहीं हुआ है ना। ये पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इसके एक दो डिसएडवांटेज भी है, और लेकिन एडवांटेज ज्यादा है। डिसएडवांटेज क्या हो गए इसके एक दो, वो डिसएडवांटेज हो जाते हैं इसकी लोकेशन पे, कि जो बायोगैस प्लांट है उसको हर जगह लोकेट नहीं किया जा सकता। हमें पता है बायोगैस को बनाने के लिए हमें बायोमास चाहिए, काव डंग चाहिए, और काव डंग सबसे ज्यादा कहाँ होता है, गाँवों के अंदर होता है। तो बायोगैस प्लांट को लोकेट करने में प्रॉब्लम आती है कि बायोगैस कांट लोकेट एनीवेयर, उसको हर जगह लोकेट नहीं कर सकते। ठीक है, और थोड़ा बहुत क्या होता है, इसमें कंटामिनेटेड गैसेस भी होती है, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तो है, साथ में कुछ और कंटामिनेटेड गैसेस भी। ठीक है, बट इन द लेस अमाउंट। और इसकी एफिशिएंसी भी क्या होती है, थोड़ी कम होती है, यानी कि हीट प्रोड्यूस तो होती है बट नॉट इन द वेरी मच लार्ज अमाउंट। बट रूरल एरिया के अंदर एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए एज अ फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अच्छी, बिकॉज उसके अंदर हम वेस्ट चीज का इस्तेमाल करके कुछ अच्छा बना रहे हैं। ये नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट द बायोगैस प्रोडक्शन, कि कैसे बायोगैस को बनाया जाता है। होप सो आप सबको समझ में आया होगा कि हाउ द सूएज ट्रीटमेंट अकर एंड हाउ द बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने वो दो चीजें देख ली है, अब हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का देखते हैं। ठीक है, तो बायो कंट्रोल। ठीक है, तो बायो कंट्रोल के अंदर हमारे कौन आ जाते हैं, कि कैसे हमें पता है जो प्लांट जो होते हैं वो डिजीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, है ना। प्लांट की जो जो क्रॉप्स होती है वो खराब हो जाती है बिकॉज ऑफ सम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट की वजह से, ठीक है ना। और इंसेक्ट और पेस्ट को खत्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फार्मर्स किसका इस्तेमाल करते थे, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का, है ना। इंसेक्टिसाइड्स कौन होते हैं, दैट किल द इंसेक्ट। इंसेक्टिसाइड्स कौन होते हैं, जो इंसेक्ट को किल करते हैं। और पेस्टिसाइड्स कौन होते हैं, दैट किल द पेस्ट। ठीक है, जो पेस्ट को मारते हैं, है ना। तो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड जो है वो दे किल द इंसेक्ट और पेस्ट, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स जो होती है वो इनसे बच जाती है। ठीक है, अब देखो, और पर लेकिन इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड की वजह से इंसेक्ट और पेस्ट तो मर जाते हैं, बट होता क्या है, इसके वजह से हमारी जो सॉइल और जो वाटर है वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि केमिकल्स ही तो है, ज्यादा अगर हमने इसका इस्तेमाल करा तो उससे हमारी जो सॉइल है, जो वाटर है, वो खराब हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा। और सॉइल वाटर कंटामिनेट होने की वजह से और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। और कुछ पेस्ट को किल करने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म इन पेस्ट को खाते हैं, उन पेस्ट को उन ऑर्गेनिजम्स को खाना नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से हमारी पूरी जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब भी हो सकता है ना। तो यानी कि यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड इज नॉट यूजफुल टू किल द इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो दूसरा तरीका हमने क्या देखा कि केमिकल्स को हटा के हमें कोई नेचुरल चीज पे डिपेंड होना होगा, सो दैट हमारे इंसेक्ट और पेस्ट किल हो जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, और साथ में हमारी जो सॉइल है और जो वाटर है वो खराब ना हो ना। तो नेचुरल चीजों का हमने इस्तेमाल करने की सोची, कि जो नेचुरल है ना, तो जो भी नेचुरल होंगे वो क्या करेंगे, दे विल किल द इंसेक्ट, दे विल किल द इंसेक्ट एंड पेस्ट, जो इंसेक्ट और पेस्ट को किल करेंगे, बस इंसेक्ट और पेस्ट को किल करेंगे, और साथ में क्या है, हमारे सॉइल और वाटर को हार्श नहीं करेंगे। तो हमने फिर किस चले गए हम, वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को छोड़ के वी आर गो फॉर द नेचुरल मेथड, है ना। तो हमने नेचुरल एनिमल्स का ही, प्रिडेटर्स का ही लिए इस्तेमाल करा, प्रिडेटर्स का, पैथोजेंस का इस्तेमाल करा,
फॉर किलिंग द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। ठीक है, तो देखो प्रेडेटर्स में कौन कौन आ गए हमारे, जैसे कि कुछ लेडी बर्ड्स हो गई, ड्रैगन फ्लाइज हो गए। तो क्या देखा गया, जो लेडी बर्ड और जो ड्रैगन फ्लाइज है वो किसको खत्म कर देते हैं, एफिड्स और कुछ मॉस्किटोज को। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इंट्रोड्यूस दीज एनिमल्स इन द फील्ड, कि लेडी बर्ड आ जाए वहां पर, ड्रैगन फ्लाइज आ जाए, तो लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज क्या करेगी, एफिड्स को, इन मॉस्किटोज को खत्म कर देगी, है ना, जिसके वजह से क्या होगा, उनको भी फूड मिल जाएगा और साथ में हमारे जो इंसेक्ट्स है फालतू के वो भी खत्म हो जाएंगे, और सॉइल और वाटर को कोई हार्श नहीं। तो बहुत अच्छा तरीका है दैट वी आर यूजिंग द लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज फॉर किलिंग द एफिड्स एंड मॉस्किटो। ठीक है ना ये। अब इसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता ही है ना, ये हमारा कौन आ गया कि बैक्टीरिया का हमने इस्तेमाल किया हमने। ठीक है, तो हम केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वी आर नॉट यूजिंग द इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, वी आर यूजिंग द नेचुरल ऑर्गेनिज्म फॉर किलिंग द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। ठीक है, तो हमने अब सेकंड क्या ले लिया, एक बैक्टीरिया ले लिया, बैक्टीरिया का नाम क्या, बैसिलस thuringiensis। अभी ये बैक्टीरिया का नाम यूज होता रहेगा आगे के चैप्टर में भी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, है ना। तो कौन सा बैक्टीरिया आपका, बैसिलस thuringiensis, तो कॉमनली कॉल्ड एज अ बीटी। बैसिलस thuringiensis क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। ठीक है, तो ये जो बैसिलस thuringiensis होता है वो किसको मार देता है, बटरफ्लाइज के कैटरपिलर्स को मार देता है। ठीक है, और ये बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को मार देगा तो उससे बटरफ्लाइज का जो स्प्रेडिंग है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो बीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द बटरफ्लाई कैटरपिलर। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, यूजिंग सम नेचुरल मेथड so that we can control or reduce the number of insect or pest, and we also save the soil and water along with it। ठीक है, इससे हमारी मिट्टी और पानी को भी कोई हार्श नहीं हो रहा है, नेचुरली चीजों को हैंडल किया जा रहा है ना। तो बेसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया वो किसको किल कर देता है, कैटरपिलर को। ऐसे लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई जो है वो किसको मार देती है, एफिड्स और मॉस्किटोज को। ठीक है, तो कैसे यूज किया जाता है इस बीटी का, बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का, द फॉर्म ऑफ एज अ ड्राइड स्पोर्स, सैचेट्स के फॉर्म में आते हैं, पाउचेस के फॉर्म में आते हैं। पाउच के अंदर कौन होते हैं, बैक्टीरिया के ड्राइड स्पोर्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। फिर इन ड्राइड स्पोर्स को मिक्स किया जाता है पानी के साथ और देन स्प्रे कर दिया जाता है इन द वल्नरेबल प्लांट्स। तो जिस भी प्लांट पर कौन होते हैं, बटरफ्लाई कैटरपिलर्स वगैरह होते हैं, जो ये बटरफ्लाई कैटरपिलर्स क्या करते हैं, प्लांट के लीव्स वगैरह को खा जाते हैं, प्लांट को खराब कर देते हैं। उन प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है किसका, बीटी का, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का। तो उसका अगर हम स्प्रे कर देंगे तो क्या होगा, है ना, तो उससे क्या होगा, फिर जब ये कैटरपिलर इन बैसिलस thuringiensis को फीड करेगा, पत्ती के साथ साथ फिर कौन चला जाएगा, बैसिलस thuringiensis भी चला जाएगा। और ये बैसिलस thuringiensis के जाने के वजह से हमारा ये जो कैटरपिलर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो वो स्टॉप कर देते हैं फीडिंग द प्लांट, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि इसके ऊपर कुछ क्या है, हार्मफुल चीज प्रेजेंट है। कौन से प्लांट के ऊपर इसको स्प्रे किया जाता है, ब्रेसिका के ऊपर और कुछ फ्रूट ट्रीज के ऊपर। ठीक है, सो दैट जो इंसेक्ट के लार्वे है, इंसेक्ट के जो लार्वे है वो उसको ईट करेंगे, और ईट करने की वजह से वो उनके गट में जाएगा, बैसिलस thuringiensis, और गट में जा के जो उनको मीडियम मिलता है, अल्कलाइन मीडियम जो मिलता है, तो इससे जो बीटी के अंदर जो चीजें होती है वो एक्टिव हो जाती है एंड विल कॉज द किल द कैटरपिलर। कैटरपिलर जो होता है वो मर जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के थ्रू हमने क्या करा, पेस्ट को खत्म करा। वी आर नॉट यूजिंग द केमिकल हियर, वी आर यूजिंग द माइक्रोब्स फॉर किलिंग द इंसेक्ट्स और पेस्ट। ये ना ये, और ऐसा क्यों किया जा रहा है, जस्ट टू सेव द सॉइल, जस्ट टू सेव द वाटर। क्लियर ना ये। और साथ में वो जो इस यहाँ पे किलिंग होती है, जो बैसिलस thuringiensis होता है वो सिर्फ और सिर्फ बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को किल करता है, सभी इंसेक्ट्स को नहीं खत्म करता है ये। तो इट इज स्पेसिफिक टू द कैटरपिलर ऑफ बैक्टी बटरफ्लाई ओनली। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी खाएगा और सब उसको किल कर देंगे और सबको किल कर देगा और प्लांट भी खराब हो जाएगा, नहीं। बैसिलस thuringiensis के जो स्प्रे है, इट विल किल ओनली द कैटरपिलर ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है, ये जो बैक्टीरियल डिजीज होती है विल किल द कैटरपिलर बट लीव द अदर इंसेक्ट अनहार्मफुल। तो ये जो बीटी है, ये जो बैसिलस thuringiensis, ये जो बैक्टीरिया वो सिर्फ और सिर्फ किसको किल करेगा, इन कैटरपिलर्स को, नॉट किल द अदर इंसेक्ट्स और नॉट हार्म द प्लांट इवन। ये ना, तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट एंड। ठीक है, अब देखो ऐसे कौन आ गए, वो बैक्यूलो वायरस। ये जो बैक्यूलो वायरस होते हैं ये भी कौन है, पैथोजन है ये। बैक्यूलो वायरस सिर्फ किसको अटैक करता है, अटैक द इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर कौन आ जाते हैं, जॉइंटेड लेग्स वाले आ जाते हैं। और जॉइंटेड लेग्स को देख के कौन याद आती है हमें, स्पाइडर्स, है ना। तो इस आर्थ्रोपोड्स के अंदर कौन आ गए, हमारे स्पाइडर्स आ गई। ठीक है, बटरफ्लाई भी आ गई इसके अंदर।
ठीक है, तो स्पाइडर्स हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, इनको भी खत्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बैक्यूलोवायरस का। बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को खत्म करने के लिए कौन है? ये बैसिलस thuringiensis है। और आर्थ्रोपोड्स और कुछ इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए बैक्यूलोवायरस है, पेपर में आता है ये। ठीक है, तो majority of the baculovirus used in the biological control agents are the genus of the nucleopolyhedrovirus। ठीक है, पेपर में इसकी फुल फॉर्म आ गई थी एग्जाम में ना, तो हमें याद रखनी है। तो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जो है, ये बैक्यूलोवायरस ही है ये। इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रीटिंग द आर्थ्रोपोड्स और अदर इंसेक्ट्स। ठीक है, अब ये जो वायरस है, ये एक्सीलेंट कैंडिडेट है फॉर द स्पीशीज स्पेसिफिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे? स्पीशीज स्पेसिफिक। यानी कि स्पेसिफिक स्पीशीज को ही मारेगा, सबको नहीं खत्म करते हैं ये। हमने देखा जैसे बीटी जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द बटरफ्लाइज कैटरपिलर, नॉट ऑल द कैटरपिलर्स ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं ये। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब क्या है? कुछ ही इंसेक्ट्स को मारते हैं, सभी को नहीं मारते हैं ये। एंड दे हैव शोन टू हैव अ नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्लांट्स, मैमल्स और बर्ड्स, फिश। इनका, इन बैक्यूलोवायरसेस का और इन बैसिलस thuringiensis का प्लांट पे कोई हार्श इफेक्ट नहीं होता, अदर एनिमल्स पे कोई हार्श इफेक्ट नहीं होता, और साथ में से हमारे सॉइल्स वगैरह भी खराब नहीं होती। ठीक है, तो बायो कंट्रोल एजेंट इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि हमने यहाँ पर इंसेक्ट्स और पेस्ट को कैसे कंट्रोल करा है? बाय यूजिंग द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के वजह से हम इंसेक्ट्स को खत्म कर रहे हैं, पेस्ट को खत्म कर रहे हैं, नॉट यूजिंग द केमिकल्स एंड ऑल। ठीक है, और दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व्ड टू एड द ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, विच इज अ आईपीएम प्रोग्राम। ठीक है ना, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, नैरो इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस होती है, तो दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर ये वायरसेस अगर सबको ही खत्म कर रहे होते तो फिर ये हम यूज नहीं कर पाते। इट इज किल द स्पेसिफिक इंसेक्ट, किल द स्पेसिफिक पेस्ट ओनली, तो पूरा एंटायर जो होता है चीजें वो सेफ रहती है। ठीक है, तो कौन था? बैसिलस thuringiensis और बैक्यूलोवायरस। और बैक्यूलोवायरस के अंदर कौन आ गया? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, अब देखो फिर इसके बाद कौन आ गया? माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। अब माइक्रोब्स का एज हम बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं, ये लास्ट यूज है माइक्रोब्स का इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सारे यूजेस हमने देख लिए, होप सो आपको समझ में आए होंगे। है ना, अभी तक हमें माइक्रोब्स बहुत बेकार लग रहे थे, बहुत डेंजर लग रहे थे भाई, इनसे तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जो होती भी है, पर कहीं ना कहीं कुछ माइक्रोब्स का यूज भी बहुत ज्यादा है ना। तो माइक्रोब्स की दोनों चीज हमने देख ली है। तो अब लास्ट टॉपिक क्या आ गया? माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। है ना, फर्टिलाइजर पता ही है। फर्टिलाइजर्स कौन होते हैं? दे आर द केमिकल्स। अगर सिर्फ फर्टिलाइजर वर्ड देखें तो फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स दैट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। दैट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। बट अगर बायो फर्टिलाइजर्स है तो यहाँ पर माइक्रोब्स जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करें। ठीक है, तो हमें केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, अब ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे। तो कौन कौन से वो माइक्रोब्स का हम इस्तेमाल करते हैं? दे आर जनरली बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है, फंजाई है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा बैक्टीरिया आ गया? देखो सबसे पहला बैक्टीरिया जो हमारा आ जाता है, राइजोबियम। सबसे पहला बैक्टीरिया कौन सा आ गया? राइजोबियम। तो ये जो राइजोबियम है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। ठीक है, तो जो राइजोबियम है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है विद द, सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ करता है ये? सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द प्लांट। तो राइजोबियम जो है वो प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएशन करेगा, और एसोसिएशन करने के बाद इसका मेन काम क्या होगा? फॉर द फिक्सिंग द नाइट्रोजन। फॉर फिक्सिंग द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करने में ये हेल्प करेगा। और फिक्सिंग द नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को फिक्स करना मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ NH3, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। है ना, तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। और नाइट्रोजन किस फॉर्म में फिक्स होती है? इन द फॉर्म ऑफ NH3, अमोनिया के फॉर्म में फिक्स होती है। ठीक है, फिर इस अमोनिया से फिर हम क्या बना सकता है? प्लांट क्या बना सकता है? प्रोटीन बना सकता है। क्योंकि हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, फिर इस अमोनिया को प्लांट ले लेता है, और प्लांट फिर इससे क्या बनाता है? अब प्रोटीन्स बनाता है। ये नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल को फर्टाइल करने के लिए। तो सॉइल के अंदर NH3 का अमाउंट, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम किसका होता है? राइजोबियम का।
ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो कौन है हमारा राइजोबियम। ठीक है, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है विद द रूट्स ऑफ द प्लांट। और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, जो अकेले मिलते हैं। तो फ्री लिविंग वाले कौन से होते हैं, एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर। ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करेंगे, बट दे आर फ्री लिविंग, ये अकेले मिलते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, तो फ्री लिविंग भी याद रखने हैं। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन है हमारे, दीज आर द एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। और इसके बाद आ गया हमारा एजोस्पाइरलम, एजोस्पाइरलम। ठीक है, तो फ्री लिविंग है ये, और फ्री लिविंग भी क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प कर रहे हैं। राइजोबियम भी क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है, बट इट मेक्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। ठीक है, और नाइट्रोजन को किस फॉर्म में फिक्स किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ NH3, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, और कौन आगे हमारे, वो साइनोबैक्टीरिया आ गए। साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, हमें पता है ये। साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द नाइट्रोजन। तो भाई नाइट्रोजन को फिक्स करना जरूरी क्यों हो रहा है, बिकॉज इस नाइट्रोजन को फिक्स करने से बनता है NH3, और NH3 और NO2 इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया में कौन आ गया, एनाबीना आ गया, नॉस्ट्रोक हो गया, ऑक्सीलेटोरिया आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो पैडी फील्ड के अंदर जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर, है ना। फर्टिलाइजर कौन होते हैं, विच इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। बट अगर ये फर्टिलाइजर कौन है, हमारे माइक्रोब्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स, है ना। और हमें पता है इन बायो फर्टिलाइजर्स का अगर हम थोड़ा ज्यादा भी इस्तेमाल कर ले तो उससे नुकसान नहीं है, बिकॉज दे आर द लिविंग। केमिकल्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान होता है। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर्स में कौन आगे, हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी इज एडेड टू द add the organic matter to the soil and increase the fertility, है ना। तो साइनोबैक्टीरिया को ऐड किया जाता है पैडी के अंदर, कि वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाते हैं, अमोनिया वगैरह के अमाउंट को बढ़ाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमारी कंट्री के अंदर द नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट। तो बड़े स्केल पे बायो फर्टिलाइजर्स का क्या होता है, सेल होता है। एंड फार्मर्स यूज दिस रेगुलरली इन देयर फील्ड, रेगुलरली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रिप्लेनिश द सॉइल न्यूट्रिएंट, रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर्स की वजह से, इन माइक्रोब्स की वजह से क्या हो रहा है, केमिकल्स पे डिपेंडेंसी जो रही है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब इन केमिकल्स की जरूरत नहीं है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने की, बिकॉज हमें पता है ज्यादा इस्तेमाल कर ले तो सॉइल कुछ आगे आने वाले टाइम में खराब भी हो जाएगी। सॉइल खराब हो गई तो प्लांट को ग्रो करना मुश्किल है फिर अगेन। तो दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बायो के अंदर यानी कि माइक्रोब्स के क्या क्या यूजेस है वो हमने देख लिए। ठीक है, तो होप सो यू ऑल एंजॉय दिस लेक्चर। चैप्टर आपका क्लास 12th का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द NCERT क्वेश्चन ऑफ